देश के भविष्य प्रिय होनहार विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोगों के जीवन में जो समय अभी गुजर रहा है वह समय बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग अपने समय की कीमत को समझते हुए आज अध्ययन कीजिए, क्योंकि आज जब आप अध्ययन करते हैं तो इसका परिणाम आपको भविष्य में देखने के लिए मिलता है। बहुत दिनों से वीडियो बनाने का कारभार जो था सो स्थगित था। कुछ समयाभाव और स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं के कारण आपको नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए नहीं प्राप्त हो रहा था, मगर मेरा प्रयास रहता है कि जो मेरा दैनिक जीवन जो होता है कितना भी समय अभाव रहे, मगर उस समय अभाव में भी मैं कुछ वक्त चुरा करके, कुछ वक्त अपने दैनिक जीवन से चुरा करके मैं आपके बीच में कुछ अपना समय समर्पित कर सकूं, ताकि मैं आप सबों को कुछ बेहतर दे सकूं। वीडियो को प्रसारित करने का मूल उद्देश्य लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर को बढ़ाना नहीं, बल्कि आप के हित के लिए सदा ही प्रयासरत रहना है और आपको लीक से हट करके कुछ अलग कंटेंट प्रस्तुत करना है। इसी श्रृंखला में हम लोग आज हिंदी संकाय के एक और अध्याय को लेकर के आपके बीच में मैं प्रेजेंट हूं, जिस अध्याय का नाम है तिरिच, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तिरिच एक ऐसी कहानी जिस कहानी में के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि यह एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में तिरिच, जो कि एक जहरीला जानवर है, उस जहरीला जानवर को आधार मान करके यह बताने का प्रयास किया गया है कि तिरिच जितना खतरनाक होता है उससे भी अधिक खतरनाक होते हैं वैसे लोग जो कि शहरों में रहते हैं। शहर में रहने वाले बहरहाल हर लोग जो होते हैं उनके अंदर मानवता नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है, मगर कुछ एक लोग शहर में ऐसे होते हैं जिनके अंदर जानवरों से भी अधिक उनके अंदर कहीं न कहीं दुर्गुण पाए जाते हैं। जानवर में तो कुछ न कुछ मानवता वाला गुण भी परिलक्षित देखने के लिए प्राप्त हो जाता है, मगर आज के जो इंसान है वो निजी स्वार्थ के चक्कर में इंसानों का जान लेने से भी नहीं चूकते हैं। तो इन्हीं बातों को समेटी हुई है यह कहानी, जो कहानी यह बताती है कि हम लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं उस परिवेश में रहने वाले कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि कहलाते तो मानव हैं, मगर उनके अंदर दानव वाले गुण भरपूरता हैं। तो इन्हीं सभी बातों को समेटे हुई है यह कहानी। अब इस कहानी से कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा, आप लोग ध्यान से श्रवण कर लीजिएगा और ऐसी आशा है कि श्रवण करने के उपरांत आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूं उन प्रश्नों को आप परीक्षा के अंत तक भी स्मरण रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो लिखेंगे तिरिच एक छिपकली प्रजाति का एक जहरीला और एक आतंकित और एक कहीं न कहीं भयावह एक जानवर है, जिसमें नाक से भी 9 गुना ज़्यादा जहर पाया जाता है। और यह कहानी में इस बात का प्रतीक है कि शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो इससे भी अधिक खतरनाक हैं, अर्थात शहर में रहने वाले मानव रूपी दानवों का यह प्रतीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यह लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है इस पाठ से कि लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेखक के पिता अर्थात उदय प्रकाश के पिता का चरित्र अत्यंत पवित्र था। अत्यंत पवित्र इसलिए क्योंकि वह ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक अत्यंत सीधे साधे और मितभाषी व्यक्ति थे, जिनके व्यवहार में मधुरता झलकती थी। और उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनके जीवन में जितना भी दुख हुआ करता था वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी मुश्किलें किसी के समक्ष साझा नहीं करते थे, बल्कि अपनी समस्याओं से वो खुद जूझने का प्रयास करते थे, अपनी मुश्किलों से खुद वह लड़ने का प्रयास करते थे। तो उनकी यह खासियत थी और वो कदापि किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनके अंदर संस्कार पूर्णतः भरा हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यह लिखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से कि तिरिच लेखक के सपने में आया था और वह इतना परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? तो लिखेंगे लेखक के सपने में जब तिरिच आता था तो लेखक अपने आप को नहीं रोक पाता था। यहाँ परिचित आंखों से आशय यह है कि तिरिच की आंखों में ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि तिरिच की आंखों में जब कोई देखता था तो तिरिच की नज़रें जो ही
जो है सो जो व्यक्ति की आंखों से पड़ती थी अथवा व्यक्ति की आंखें तिरछ की नज़रों से पड़ती थी तो तिरछ जो है सो उसके पीछे लग जाता था। और अधिकांशतः जब हम किसी को अपना समझते हैं अथवा कहीं न कहीं किसी को अपनत्व भरे भाव से देखते हैं तो उसके प्रति हमारी जो रुझान होती है वो अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ परिचित आंखों से आशय है कि लेखक के अंदर उस तिरछ के प्रति भी थोड़ी सी संवेदना थी। बहरहाल तिरछ से लेखक बहुत डरते थे मगर उनके अंदर उसके प्रति संवेदना थी। तो जैसे ही वो परिचित आंखों से देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि परिचित आंखों से देखने के उपरांत ही वह परिचित आंखें उनको खदेड़ने लगती थी अथवा उनके पीछे पीछे आने लगती थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट है कि व्याख्या करें कि वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति तिरछ कहानी से ली गई है जिसके रचयिता उदय प्रकाश हैं और इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है, क्या कहा गया, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं कि तिरछ जब लेखक के सपने में आता था तो लेखक के सपने में जब तिरछ आता था तो लेखक बहुत डर जाते थे, बेहद ही सहम जाते थे, बेहद ही आतंकित हो जाते थे। तो बेहद ही सहम जाने के कारण लेखक यह जानते थे कि जो ही जब सपने में जब उनको वह आता था तिरछ जो उनको खदेड़ते हुए दिखाई पड़ता था तो तिरछ लेखक क्या करते थे, लेखक जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। और जब हम सपने में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं अथवा जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो सपना कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है ना, हमारी नींद टूट जाती है ना, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और सपना जो सोने वक्त देखा जाता है तो वो तो मात्र एक सपना ही होता है। जागृत अवस्था में तो केवल कल्पनाएं ही आती हैं, न केवल भाव वहीं उत्पन्न होते हैं और सपने में जो होता है वो सच नहीं होता है। तो लेखक जब जोर जोर से चिल्लाते थे तो वो नींद से जग जाते थे। तो इस प्रकार लेखक को ऐसा लगता था कि उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो तनावग्रस्त रहा करते थे तिरछ के पीछा करने के कारण, तो उस अवस्था में उनको यह अस्त्र के रूप में दिखाई पड़ता था जोर जोर से चिल्लाना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो लिखेंगे तिरछ को जलाने गए लेखक को जंगल पूरा परिचित इसलिए लगता है क्योंकि जब तिरछ को जलाने लेखक जाते हैं वहाँ पर तो वह दृश्य, वह जंगल का जो दृश्य रहता है वो दृश्य कई बार लेखक के सपनों में आया हुआ रहता है ना, इसलिए लेखक को पूरा जंगल जो है वो परिचित नजर आता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? तो लिखेंगे यह भय इसलिए है क्योंकि शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर इंसानियत रत्ती मात्र देखने के लिए नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि पिताजी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया तो, और साथ ही साथ लेखक जब सपने में होते हैं और तिरछ उनको खदेड़ते हुए प्रतीत होता है तो लेखक को ऐसा लगता है कि शहर में भी तिरछ के जैसे, तिरछ की तरह ही जानवर तो नहीं, इंसान के रूप में जानवर पाए जाते हैं जो कि लोगों को यूं ही खदेड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोग के जान को मारने के लिए, लोगों के जान को लेने के लिए उतारू रहते हैं। तो इसलिए भय का यह कारण है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं को जो कहानी में रचित, कहानी में लिखित शहर के चरित्र से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं उनके हृदय में कहीं न कहीं रत्ती मात्र इंसानियत नहीं झलकती है, वह लोगों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कहानी में शहर के चरित्र का जिस प्रकार वर्णन किया गया है वह पूर्णतः सार्थक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियों को तो नहीं उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो लेखक जो थे सो शहर के जो सड़कें होती थी उनको भूल जाते थे मगर गांव की पगडंडियों को, गांव की सड़कों को वो याद रखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक के पिता जो थे वो गांव देहात में रहने वाले एक अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति थे जिनका अधिकाधिक समय गांव में बीता और वो शहर में जाने से कतराते थे। तो इसलिए वो शहर में कम ही जाया करते थे, इसलिए शहर की जो मार्ग होते थे, शहर की जो सड़कें होती थी उसको तो वो भूल जाते थे मगर गांव की पगडंडियों से उनका गहरा नाता था, गांव की सड़कों से उनका गहरा नाता था, इसलिए गांव की पगडंडियों और गांव की सड़कों को वो नहीं भुलाते थे और शहरों को, शहर के रास्तों को वो भूल जाया करते थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
लेखक को अब तिरछ का सपना क्यों नहीं आता था? तो लिखेंगे लेखक जब शुरुआत में सपने देखा करते थे तिरछ का, तो उनको भय होता था, उनके मन में भय होता था, मगर लेखक एक पल के पश्चात यह महसूस कर लेते हैं कि सपना मात्र सपना होता है, सपना सच नहीं होता है, और हम जो भी सपने में देखते हैं वो मात्र एक स्वप्न ही होता है, जो कि जिसका असली ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं होता है। तो इन बातों को सोच करके लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता है। और दूसरा कारण यह भी लिख सकते हैं कि लेखक अब तिरछ को जला देते हैं, और लेखक को यूँ लगता है कि अब तिरछ हमारे सपने में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने जो सपना में तिरछ मुझे खदेड़ता था उस तिरछ को मैंने मार दिया है ना, इसलिए भी उनके सपने में तिरछ नहीं आता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर तिरछ को देखो तो उससे आँख मत मिलाओ, उससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तो लिखेंगे तिरछ को देखने के पश्चात उससे आँख नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कहानी में ये बताया गया है कि ऐसी मान्यता प्रचलित है कि तिरछ की आँखों में जब हम लोग देखते हैं तो तिरछ हमारी आँखों में जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो वो इंसान की गंध का पता करके उसका पीछा करने लगता है और उसको खदेड़ते हुए उसको मार देता है। तो इसलिए तिरछ की आँखों में नहीं देखना चाहिए, उससे आँखें नहीं मिलानी चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए, आप लोग मन से पढ़ करके एक इतिहास रचिए, माता पिता की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा कीजिए। यही प्रार्थना आप सबसे करता हूँ। धन्यवाद।